हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम है कौशल कुमार और आप सभी को पता है ये चल रही है प्राचीन भारत के इतिहास की एक नई सीरीज। जी हाँ दोस्तों, हम प्राचीन भारत के इतिहास में आपको काफ़ी सारी चीज़ें खत्म करा चुके हैं। हम आपको मगध साम्राज्य के बारे में करा रहे थे, जिसमें प्राचीन समय में मगध साम्राज्य के ऊपर जितने भी हमारे प्रमुख रूप से 7 राजवंशों का जो शासन रहा है, उसके 7 के 7 वंशों के बारे में हमने आपको बताया। अभी हम कुछ छोटे छोटे वंशों के बारे में जान लेते हैं जो उनके बाद, यानी कि इनको मौर्य उत्तर काल के समय या उस समय पर उसके बाद या उस शासन के बाद में जितने भी हमारे नए नए कुछ अन्य वंश आए थे, जिनका कुछ थोड़े बहुत समय के लिए शासन रहा है कुछ क्षेत्रों के ऊपर, तो उनको डिस्कस करेंगे। और आज हमको आपको बताएंगे एक बहुत बड़े यानी कि काफ़ी लंबे शासन काल इन्होंने किया है, काफ़ी लंबी समय अवधि के अंदर, जिनका नाम है हमारा गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते सबसे पहले अन्य वंशों के बारे में। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि आखिर हम करा क्या रहे हैं। मैं बता देता हूं आपको कि हमने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ किया था इतिहास की जानकारी लेते हुए। उसके बाद हमने आपको वैदिक काल करवाया था, फिर हमने उत्तर वैदिक काल करवाने के बाद आपको हम लेकर आए थे महाजनपद पर, जो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद को कवर कराने के बाद हमने आपको बताए थे कि उन 16 महाजनपद में कैसे कैसे हमारा जो मगध साम्राज्य है वो एक विशाल साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में वो कैसे विकसित हुआ, और फिर उस मगध साम्राज्य के ऊपर कैसे 7 वंशों का शासन रहा, जिसमें सबसे पहला वंश हमने आपको बताया था हर्यक वंश। उसके बाद हमारा आया था शिशु नाग वंश, उसके बाद आया था हमारा नंद वंश, फिर आया था हमारा मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद फिर हमारा क्या आया था शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद फिर आया था हमारा कर्णव वंश, और कर्णव वंश के बाद फिर आया था हमारा सातवाहन वंश। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये हमारे 7 के 7 जो वंश थे वो कैसे हमारे रहे हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारा। इसके बाद कुछ अन्य वंशों पे हमने आपको बताया था अंतिम रूप से पिछली वीडियो में आंध्र सातवाहन वंश। तो आंध्र सातवाहन वंश हमारा माना जाता है 30 बीसी से लेके 250 एडी तक। याद रखिएगा 250 एडी तक हमारा सातवाहन वंश रहा, इनका शासन रहा। और इनके जो अंतिम शासक थे, इनका नाम था हमारा क्या, यज्ञश्री। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यज्ञश्री के बाद हमने बताया था कि जब हमारा मौर्य उत्तर काल था या मौर्य साम्राज्य के समय के अंदर जो कलिंग था, एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरना उसने प्रारंभ कर दिया था। उसका रीजन मैंने बताया था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे वो कमजोर शासक या अयोग्य शासकों की वजह से आसपास की जो छोटी छोटी शक्तियां थी उनको उभरने का मौका मिला। और इसी में हमारे एक राजा थे खरबेला। तो खरबेला ने चेदी वंश के महान इनकी चेदी वंश है, इनके जो संस्थापक है इनके पूर्वज थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि खरबेला जो थे वो चेदी वंश के सबसे महान और सबसे शक्तिशाली शासक थे। अगर आप याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 बीसी पूर्व, कितना 1 बीसी पूर्व जो हमारा कलिंग था वो बहुत ही शक्तिशाली राज्य के रूप में हमारा उभर कर सामने आया, और इसी समय पर स्थापना हुई हमारे चेदी वंश की। जी हाँ, चेदी वंश की। और ये जो चेदी वंश है, एक इसकी स्थापना करी किसने, इसकी स्थापना करी हमारा महामेघ वाहन ने। किसने, महामेघ वाहन ने इसकी स्थापना करी। चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारा। तो खरबेला के विषय में हमको कहां से जानकारी मिलती है, हाथी गुम्फा नाम के अभिलेख से पूछा गया है, सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो खरबेला के बारे में वो हमारे चेदी वंश के एक महान शासक थे, कहां से पता चलता है, हाथी गुम्फा नाम के एक अभिलेख से हमको पता चलता है। अभिलेख आपको समझ में नहीं आता है तो पुरानी वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख का मतलब था उसमें भी पत्थर वगैरह या धातु की किसी जो ठोस धातु होती थी उस पर खुदवाया जाता था राजाओं के द्वारा अपने मैसेज या अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए। उनको अभिलेख कहा गया। इसकी शुरुआत अशोक ने करी थी, हम पहले बता चुके हैं। तो चलिए, तो ये हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख आपको याद रखना है। इसके बाद एक और छोटा शासक है, जो शासक माना जाता है या शासन काल माना जाता है, वंश माना जाता है। इसको आप इस रूप में देख सकते हो कि इंडो ग्रीक शासक के रूप में। इंडो ग्रीक मैंने बता दिया, यानी कि इंडिया के क्षेत्र पर, और विदेशी यानी कि ग्रीक यानी कि यूरोप कंट्री से कोई व्यक्ति आया था शासन करने के लिए। इसको कहा गया हमारा क्या, डिमेट्रियस।
तो ध्यान रखिएगा डेमेट्रियस ने डेमेट्रियस वंश की स्थापना करी। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा इंडो ग्रीक विदेशी शासक था, नाम क्या था इसका, डेमेट्रियस। तो इसने हमारा डेमेट्रियस वंश की स्थापना करी। बताया जाता है इतिहास के अनुसार या इतिहासकारों के अनुसार कि जो खरवेला हैं इन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया। किस पर, ये हमारा डेमेट्रियस वंश पर। लेकिन खरवेला जी उनको हराने में असफल हो गए। क्या हो गए, असफल। और याद रखिएगा ये आपका जो डेमेट्रियस है, इसी डेमेट्रियस को कभी कभी बैक्टीरियस भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हमारे भारत में एक और राजवंश के बारे में जिसका शासनकाल रहा है, जिसका नाम था हमारा कुषाण। जी हाँ, कुषाण राजवंश भी हमारे भारत में, प्राचीन भारत में इनका भी शासन रहा है। तो ये कुषाण कौन थे, तो देखिए भारत में कुषाण वंश की स्थापना जो हमारी करी वो कुजुल कड़भिसेस ने करी। और इसके जो प्रसिद्ध शासक थे वो थे हमारे राजा कनिष्क। तो जो राजा कनिष्क थे बहुत प्रसिद्ध राजा थे, इनको दूसरा अशोक भी कहा गया है। और ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के मुद्राओं के रूप में जो जारी किए वो इन्हीं कुषाण वंश का ही देन है। तो कुषाण वंशों ने क्या करा, सोने के सिक्के जारी करे। और आगे चल के आपको पता चलेगा वो कब करा, 127 ईस्वी के लगभग इन्होंने करा है। इसके बाद एक और वंश देख लीजिए जिसका जहां से सवाल बनते हैं। तो शक वंश के बारे में आपको क्या जानना है, इतना जानना है कि जो शक वंश थे वो ईरान की घुमंतु जनजाति से संबंधित थे, और या फिर इनको कहते हैं हमारा क्या, सिथियन जनजाति से संबंधित थे या घुमंतु जनजाति से संबंधित थे, जो कि मध्य एशिया में रहती थी। जब ये भारत में आके बसे तो भारत में ये कांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक यानी कि महाराष्ट्र तक ये हमारे बस गए थे। इनके सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक के बारे में बात करें, किसके, शकों के, तो सबसे प्रसिद्ध शासक शकों का माना जाता है रुद्रदामन प्रथम को। किसको माना जाता है, रुद्रदामन प्रथम को, जिनका शासनकाल 130 से 150 बीसी में रहा था। ध्यान रखिएगा ये वही रुद्रदामन हैं जिन्होंने हमारा सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। रुद्रदामन ने एक अभिलेख भी लिखवाया और इसी अभिलेख में उन्होंने बताया था कि इस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं हमारा एक और वंश जहां से सवाल थोड़े से बनते हैं। इसको पहलव या पल्लव वंश भी कहते हैं। ये ईरान से संबंधित था, जिन्हें हमारा पार्शियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्शियन। तो इस तरह इंडो पार्शियन को क्या कहा गया, पहलव कहा गया। और इनके जो प्रसिद्ध राजा थे उनका नाम क्या था, हमारा गोंडोफर्नियस या फिर गांडोफर्नियस भी इनको हमारा कहते हैं। और कुषाणों के द्वारा इनको पराजित किया गया। ठीक है ना, तो इनको किसके द्वारा पराजित किया गया, कुषाणों के द्वारा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ना केवल कुषाणों ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए बल्कि तांबे के सिक्के भी जारी किए। ऐसा बताते हैं कि जब इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए तो जो जनता थी, जनता ने उन सोनों के सिक्कों को पिघला पिघला कर सोना इकट्ठा कर लिया, क्योंकि जो सोने के सिक्के बनाए जाते थे उस पर जो प्रिंटेड रुपये का मूल्य था उससे ज्यादा सोना होता था। तो उन्होंने सोने को पिघलाकर वैसे बेचना प्रारंभ कर दिया। और जब मतलब ऐसा हुआ तो राजघराने में सोने की थोड़ी सी कमी आई, सोने की मुद्राओं से कमी आई, और कमी आई तो फिर उन लोगों ने क्या करा, तांबे के सिक्के जारी किए। चलिए अगला वंश जो हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण रूप से, वो पढ़ने वाले हमारा गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश, जिनका शासनकाल कब से कब तक, जिनका शासनकाल 250 से 550, जी हां 250 से 550 एडी ईस्वी तक माना जाता है। ध्यान रखिएगा ये वही लोग हैं जो गुप्त साम्राज्य का अब स्थापना करेंगे। ये कुषाणों के सामंत लोग हैं। सामंत कौन होता है, तो ऐसे समझिए कि ये हमारा कोई राजा है और राजा ने अपने सेवक या फिर अपने कोई भी कुलीन वर्ग के व्यक्ति से, सैनिक से या फिर उस समय के पुरोहितों से खुश होकर, किसी भी चीज से खुश होकर कुछ भूमि के टुकड़े दान किए। क्या करे, कुछ भूमि के टुकड़े दान किए। और ये जो भूमि के टुकड़े दान किए, यहां पर इन्हीं व्यक्तियों का क्या हो गया, शासन हो गया, कंट्रोल होने लगा। स्टार्टिंग में तो केवल टैक्स वसूल, यानी कि जो वहां से जितना टैक्स आता था उसका अधिकार, लेकिन धीरे धीरे हमारा क्या हो गया, भूमियों को दान किया जाने लगा, जो कि हम आने वाली वीडियो में आपको आगे बताएंगे। और इसी से स्टार्ट हुई भूदान व्यवस्था।
तो इस भूमि के टुकड़े पर जिस व्यक्ति का अधिकार हो जाता था उनको सामंत कहा गया। राजा के द्वारा किसी व्यक्ति को भूमि के टुकड़ा दान दिया गया और उस टुकड़े, भूमि के टुकड़े पर जिसका अधिकार था उसको कहा गया ये सामंत है। ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे करके सामंतवादी व्यवस्था स्टार्ट हुई। तो कुषाणों के लोग क्या थे? सामंत थे। और गुप्त वंश की स्थापना हमारा श्रीगुप्त ने करी, लेकिन इनके वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। पॉइंट टू बी नोटेड, वो चंद्रगुप्त अलग थे मौर्य साम्राज्य वाले, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ध्यान रखना है। इनकी राजधानी कौशाम्बी थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में, और इनके प्रमुख शासक बता रहे हैं हम। हालांकि इनके 24 शासकों ने शासन किया है भारत पर, लेकिन कुछ उन 24 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां से सवाल बनते हैं हम केवल उनको पढ़ेंगे। जैसे श्रीगुप्त को पढ़ेंगे, फिर हमारा घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और आपका समुद्रगुप्त। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने कई सारी नीतियां चलाई थी। क्योंकि ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से सवाल बहुत सारे बनते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। फिर है आपका कुमारगुप्त, जिसको महेंद्र आदित्य भी कहते हैं, कुमारगुप्त प्रथम। फिर हमारा कौन है? स्कंदगुप्त। और फिर है हमारा नरसिंह गुप्त, जिसको बालादित्य भी कहते हैं। और फिर हमारा भानुगुप्त, और अंतिम शासक इसका कुमारगुप्त द्वितीय, जो कि 24वां शासक था, और ये इनका अंतिम शासक है। और गुप्त काल के बाद फिर प्रारंभ होगा हमारा पूर्व मध्यकालीन भारत, या फिर इसी समय को हमारा कहते हैं क्या? एक तरीके से राजपूत काल, क्योंकि राजपूतों का उदय इसी समय में होगा, मतलब इनके शासनकाल के बाद। तो चलिए, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।